आपके नेता रैली में जाते हैं और वो वहाँ पर भगवान राम का सहारा लेकर वहाँ पर धनुष चलाते हैं मस्जिद के ऊपर। क्या ये है आपकी स्ट्रैटेजी? क्या ये है, इस तरह से चलाएंगे आप देश? आप अंधभक्ति में इतने विलीन हो चुके हैं कि आपको नजर ही नहीं आ रहा है कि ये देश किधर जा रहा है। वो तुम्हें क्या शिक्षा देगा? जो खुद 35 साल भीख मांग के खाया है, वो तुम्हें शिक्षा देगा? वो इस देश को आगे बढ़ाएगा? जो खुद तुम्हें प्रेरित करता है भीख मांगने के लिए, वो तुम्हें भी हाथ में कटोरा देगा और तुम भी बैठोगे राम मंदिर के बाहर कटोरा लेकर। अगर इस बार भी बीजेपी आई और उनको इतनी सीटें मिली तो ना सिर्फ तानाशाही होगी, इस देश में हर क्वेश्चन करने वाले को जेल होगी, जिस तरह से हमारे देश के नेता इस वक्त भुगत रहे हैं। आने वाले टाइम में दिल्ली को इतना महंगा बना दिया जाएगा कि मिडिल क्लास फैमिली वाले को यहाँ से पलायन करना ही पड़ेगा, वो यहाँ पर रह भी नहीं पाएंगे और ये पूरी दिल्ली भी अदानी को बेच के चले जाएंगे। आप 4 दिन अपना गोदी मीडिया के न्यूज चैनल्स नहीं देखेंगे ना, आपको ग्राउंड रियलिटी समझ आ जाएगी। आप 4 दिन अपना व्हाट्सएप खोल के वो जो फॉरवर्ड्स आते हैं आप वो नहीं देखेंगे ना, आपको ग्राउंड रियलिटी समझ आ जाएगी। आपने एक ऐसे राजा को ये देश सौंप दिया है जिसने सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम की राजनीति करी है, जो आपसे राम मंदिर के नाम पर वोट मांगता है। अभी हमने राम मंदिर आपको देखो बना के दिया ना, तो ये हमारी अचीवमेंट है। हम पिछले 10-15 साल से उसमें लगे हुए थे और आपको हमने करके दिया। अब हमारा नेक्स्ट काम है ज्ञानवापी मस्जिद को तोड़ के ये बनाना। ये मुद्दे होते हैं। कोई धर्म किसी को नहीं सिखाता कि आपको किसी से नफरत करनी है या आपको किसी को मारना है, काटना है। इंसान अच्छा और बुरा होता है। ना कुरान में ऐसा लिखा है कि आप को मारना काटना है, ना ही हमारे शास्त्रों में ऐसा लिखा है। आदाब दोस्तों, मैं आपके साथ जफर सिद्दीकी, आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और लोकसभा के चुनाव से बिल्कुल ठीक पहले कहीं ना कहीं ये क्या दर्शाती है? कुछ लोग ये कह रहे हैं कि तानाशाही है, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ठीक है। पूरे मुद्दे मेरे साथ बातचीत के लिए मौजूद है सोशल एक्टिविस्ट ऋचा शर्मा। कैसे देख रही हैं अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लोकसभा चुनाव से ठीक पहले? देखिए, अगर मैं ये कहूँगी ये चुनाव नहीं भी होते और उसके बावजूद अगर एक इंसान की गिरफ्तारी आप करते हैं, बिना उसके जुर्म को साबित हुए आप उसको जेल में रखते हैं, तो वो एनीवेज उसमें लोकतंत्र का हनन है। लोकतंत्र आप ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। और आपने ये चीज़ ठीक इलेक्शन से पहले करी। उनकी जितनी भी मैं सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी के बारे में नहीं कहूँगी, मैं मनीष सिसोदिया जी के बारे में भी कहूँगी, मैं सत्येंद्र जैन के बारे में भी कहूँगी, जिनका क्राइम अभी साबित नहीं हुआ है। जितने भी घोटाले, जो भी ये घोटाले की बात कर रहे हैं कि ये घोटाला हुआ है, उसमें आप किसी की गवाही पर आप ये साबित नहीं हो जाता कि वो मुजरिम है। और ये कभी भी आज तक ऐसा हुआ नहीं है। हमारी जो कोर्ट्स हैं वो गवाही पर नहीं चलती हैं, वो सबूतों पे चलती हैं। और सबूत अभी तक किसी भी सबूत ने ये साबित नहीं किया है। और जिन लोगों ने गवाही दी है उनका साफ साफ ऐसा उनके साथ है कि पहले उनके यहाँ ईडी के छापे मारे गए। पहले वो गवाही देते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, उसके बाद उनके यहाँ ईडी के छापे मारे जाते हैं या उनके बेटों को जेलों में डाला जाता है और उसके बाद उनके बयान चेंज होते हैं। तो इससे साफ साफ, और उसके बाद फिर वो उनको इलेक्टोरल बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड भी के थ्रू पैसा भी देते हैं। तो साफ साफ साबित होता है कि ये एक षड्यंत्र है। किसी भी तरह से नहीं लगता कि अरविंद केजरीवाल जी इस घोटाले में शामिल हैं। और मैं कहूँगी अगर ऐसा है तो आपके पास अभी तक उसके लिए प्रूफ क्यों नहीं आया? मनीष सिसोदिया के लिए या जो सत्येंद्र जैन जी हैं अंदर, उनके लिए अभी तक कोई भी प्रूफ क्यों नहीं आया? संजय सिंह जी को आपने अंदर किया था, बाहर निकले ना वो, सुप्रीम कोर्ट ने उनको बेल दिया है और उनका भी कुछ साबित नहीं हुआ है, उनका क्राइम भी। तो कहीं ना कहीं आप जो करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं कहूँगी कि ये जो इमरजेंसी लगी थी उससे भी कहीं ज़्यादा घटियापन आप दिखा रहे हैं। उससे ज़्यादा, इससे ज़्यादा और तानाशाही का आपको प्रूफ नहीं मिल सकता जिस तरह की चीज़ें बीजेपी अब कर रही है। आपको शायद कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा डर आम आदमी पार्टी से है, क्योंकि आपको मालूम है कि दिल्ली में पिछले 3 टर्म से आम आदमी पार्टी जीत रही है और आपके लिए वो बहुत बड़ा थ्रेट है। इसीलिए आप उनके नेताओं को जेल में डाल रहे हैं ठीक इलेक्शंस के टाइम, ताकि जो लोग सिर्फ गोदी मीडिया देखते हैं उनके सामने, क्योंकि वो तो सारा दिन मोदी का राग अलापते हैं और उनके वो जो सही है उनको भी गलत बता देते हैं, तो ताकि लोगों के सामने आए कि आम आदमी पार्टी के जितने भी नेता हैं वो सारे चोर हैं
गठबंधन इन्होंने किया है, जिन जिन सरकारों के जिन जिन पार्टीज के साथ जो गठबंधन हुआ है उन सबके नेताओं के घरों में किसी ना किसी तरह कभी आप ईडी भेज रहे हैं, कभी आप उनके ऊपर झूठे झूठे इल्जाम लगा रहे हैं। तो उससे साफ साबित होता है कि जो ये 56 इंच का सीना लेके पावर में आए थे वो तो बिल्कुल डरपोक बन के बैठ गए हैं। ये डर ही है ना आपका, जो आपने आपको ईडी खरीदने की जरूरत पड़ी, ये आपका डर है कि आपको सीबीआई खरीदने की जरूरत पड़ी, आपको हाई कोर्ट्स के जजेस को खरीदने की जरूरत पड़ी, ये आपका डर है कि आप पूरी तरह से जितने भी जो भी विपक्ष है उसको दबाने में आप लगे हुए हैं। आपने जब आप इस पावर में जब आप आए जी, आपका सबसे आपकी बड़ी स्ट्रैटेजी क्या थी? सबसे पहले मीडिया को खरीदना। इससे पहले मैं कहूंगी कि सबसे पहले आपकी स्ट्रैटेजी थी इंडस्ट्रियलिस्ट जितने भी हैं, वो चाहे अंबानी हो अदानी हो, उनसे पैसा लेके, क्योंकि आपके पास तो आप तो खोखले थे, आपके पास पैसा नहीं था। आपने पहले अंबानी अदानी जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट को कहीं ना कहीं वादा किया कि आप उनको देश बेचेंगे, आप देश को प्राइवेटाइज करेंगे, वो जैसा जैसा कहेंगे वैसे वैसे चीज़ें देश की बेची जाएंगी और अदानी के और अंबानी के नाम किया जाएगा, उनको लोन दिए जाएंगे, उनके कर्जे माफ़ किए जाएंगे। शायद लोगों को ये बात मालूम नहीं होगी कि अदानी कितने सारे देश के जंगलों को खरीद चुका है। उसको जंगल दे दिए गए हैं इंडस्ट्रीज बनाने के लिए। कितने आदिवासी हैं जो पिछले 10-15 साल से अपने जंगलों को बचाने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो कि मीडिया में दिखाई भी नहीं देता। तो आपने स्ट्रैटेजी क्या बनाई? अदानी और अंबानी जैसों से आपने पैसा लिया, उसके बाद आपने सबसे पहले मीडिया खरीदा पावर में आने से पहले, उनको वादे करके। जब आपने मीडिया खरीद लिया तो मीडिया में 24 घंटे क्या दिखना शुरू हो गया? मोदी मोदी मोदी। क्यों मीडिया निष्पक्ष होकर सच्चाई नहीं दिखाती? जब बीजेपी के नेता रेप करते हैं, मर्डर करते हैं, क्यों वो मीडिया में नहीं आता? सोनम वांगचुक जैसे लोग, जो इतने प्रतिभाशाली लोग और जो इतने रिस्पेक्टफुल है लद्दाख के, इतने बड़े वो एक्टिविस्ट हैं, वो धरने पर बैठते हैं भूखे प्यासे, और मीडिया उनको नहीं दिखाती है। वहां से मीडिया गायब है, वहां पर मीडिया पहुंचती भी नहीं है। मैम 400 पार का नारा, आखिर कुछ तो भरोसा होगा देश के प्रधानमंत्री को, जनता को। यही तो मैं आपको बोलने की कोशिश कर रही हूँ कि ये एक जुमला है। आपने बोल दिया लोगों के सामने कि हमें 400 पार करने हैं। उनसे ये पूछा जाए, कौन सी आज तक हमारे देश में इतने प्रधानमंत्री आए हैं, कौन से प्रधानमंत्री ने इतने कॉन्फिडेंटली खड़े होकर स्पीच दी है कि 400 पार? और आप 400 पार का नारा क्यों दे रहे हैं? ताकि आप यहाँ पर जितने भी लोग हैं जिनके दिमाग में आपने मोदी प्रेम जागृत कर दिया है, मोदी का परिवार, कि मेरा परिवार है। अगर परिवार आपका सिर्फ अंबानी अदानी है, आपका परिवार ये देश नहीं है। देश का परिवार, अगर आपका परिवार ये देश होता तो डीमोनेटाइजेशन के टाइम पे लोग नहीं मरते। कोविड के टाइम पर जो मजदूरों को जिस तरह से उनकी हालत कर दी गई थी, और एक आम आदमी की हालत कर दी गई थी कि हॉस्पिटल्स में ना बेड थे ना ऑक्सीजन थी, लोग मर रहे थे, जलाने के लिए, लाशें जलाने के लिए जगहें तक नहीं थी, ये हाल। और मैं अपील करूंगी इस देश की जनता से कि मत भूलिए, अगर जब आप वोट देने जाएंगे, मैं आपको नहीं कहती कि आपको आपको कांग्रेस को वोट देना है, या आपको आम आदमी पार्टी को वोट देना है, या आपको बीजेपी को वोट देना है, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये जरूर कहूंगी कि जब आप वोट देने जाएंगे ना, तो आप याद रखिए कि पिछले 10 सालों में क्या क्या चीजें हुई हैं इस देश में, कौन कौन से, क्या बेरोजगारी कम हुई, आज जो बेरोजगारी की दर है वो किस कदर, मतलब लोगों के पास आपने गवर्नमेंट नौकरियां सारी की सारी खत्म कर दी हैं। लोग जो टीवी देख कर, जो गोदी मीडिया को देख कर ये बोलते हैं कि हमारी इकोनॉमी तो राइज कर रही है। मेरा उनसे सवाल है, आप ग्राउंड रियलिटी देखिए ना, आप टीवी को छोड़िए, बंद कीजिए अपने टीवी। आप 4 दिन अपना गोदी मीडिया के न्यूज चैनल्स नहीं देखेंगे ना, आपको ग्राउंड रियलिटी समझ आ जाएगी। आप 4 दिन अपना व्हाट्सएप खोल के वो जो फॉरवर्ड्स आते हैं आप वो नहीं देखेंगे ना, आपको ग्राउंड रियलिटी समझ आ जाएगी। दिल्ली की जनता कहीं ना कहीं एक तरफ ये भी बात कह रही है, जब अरविंद केजरीवाल जेल में है, कि जेल का जवाब वोट से देंगे। बिल्कुल, ये देना चाहिए। मैं समझती हूँ कि अगर दिल्ली की जनता ने आज तक भी अरविंद केजरीवाल का साथ दिया है, और वो इसलिए दिया है क्योंकि कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल जी ने
अगर उनका ये था कि वो आम आदमी जी, पार्टी जी। उन्होंने बनाई है तो वो आम आदमी के लिए बनाई है, तो उन्होंने काम भी आम आदमी के लिए ही किया है। आप इस चीज़ में कोई दो राय नहीं है। अगर आज आप गवर्नमेंट स्कूल जाके देखेंगे, आप उनकी हालत जाके देखेंगे जो कि आम आदमी के लिए बने हैं। आप मोहल्ला क्लिनिक जाके देखेंगे, जबकि हमारे जो यहाँ के जो एलजी हैं वो उनको फंड्स नहीं मुहैया कराते, जी, जी, उसके बिल्कुल। बावजूद उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक को कितना अच्छा बनाया है। अब इस चीज़ को जब हम कहेंगे तो लोग कहेंगे मोहल्ला क्लिनिक, वहाँ पे तो डॉक्टर्स नहीं होते, वहाँ दवाइयाँ नहीं होती। जी। हमारे घर में जो, मैं दूर नहीं जाना चाहती, हमारे घर में हमारी जो मेड्स आती हैं, जो हमारी हेल्प आती हैं, जी। वो खुद तक हमको बताती हैं ये बात कि हमको डॉक्टर्स के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हमारे पास मोहल्ला क्लिनिक है, हमको फ्री में दवाइयाँ मिलती हैं, फ्री में छोटी-छोटी बीमारियों के इलाज मिल जाते हैं। व्हाट एल्स डू यू नीड? उसके अलावा फ्री बिजली, फ्री पानी, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज जो हालात हैं, हम मिडिल क्लास फैमिली वाले को पहले महंगाई होती भी थी तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता था। बिल्कुल। हमको लगता था, हम कहते थे हाँ ऑफ कोर्स महंगाई है। इवन मैं फॉर दैट मैटर मैं कहूँगी कि कांग्रेस के टाइम पे जब 400 रुपए का सिलेंडर मिल रहा था तो लोग यहाँ त्राही मचाने लग गए थे कि ओहो कितनी महंगाई है। स्मृति ईरानी जैसी लोग सड़कों पे बैठ जाती थी। जी। जो बीजेपी के नेता है वो अपनी छाती पीटना शुरू कर देते थे इस बात के ऊपर कि भाई सब्जी महंगी हो गई है, प्याज एक बार महंगा हुआ तो आप सड़कों पर आ गए। आज प्याज का वही रेट लगातार उतना ही है। आप सब्जी लेने जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि अब कोई भी सब्जी आपको 50 रुपए 40 रुपए से नीचे नहीं मिलती। आप आप सिलेंडर जब आप लेने जाते हैं, भरवाने जाते हैं, वो 400 रुपए का 1100 रुपए हो गया है, लेकिन जनता भी चुप है और नेता भी चुप है। वो स्मृति ईरानी, जिसको मेरे को लगता है कि उनको शायद सिर्फ राहुल गांधी जी के लिए रखा हुआ है, और अब एक नया उन्होंने एडिशन डाल दिया है, वो कंगना रनावत, जो शायद जिनके पास ना दिमाग है ना दिल है, जो 2014 के बाद आजाद हुई है, ऐसा भी उन्होंने जो इस तरह जो अजीब से, अब उनको आप राहुल गांधी जी के तो आप भाषणों को पूरा मॉर्फ करके गोदी मीडिया में डालते थे। इनके ऊपर तो केस हो जाना चाहिए जिन्होंने गलत चीजें दिखाई। सोने आलू वाली बात मोदी जी ने कही थी, लेकिन वो राहुल जी का दिखाया गया और उनको पप्पू बनाने के लिए पूरी मीडिया लग गई, पूरा बीजेपी लग गया। क्यों? ये डर ही था ना। आप जानते हैं कि राहुल गांधी की वो कितने पावरफुल इंसान है, आप जानते हैं वो पढ़ा लिखा इंसान इस देश को कहां से कहां लेके जा सकता है। अगर वो लोगों की नजरों में आ गया तो आपको मालूम है कि बीजेपी को उसके बाद कोई पूछेगा भी नहीं, उनका नामो निशान भी नहीं रहेगा। तो आपने क्या, आपकी स्ट्रैटेजी, जो मैं आपकी स्ट्रैटेजी की आपको बात कर रही हूँ, आपने स्ट्रैटेजी क्या बनाई? आपने मीडिया खरीदी, आपने ईडी खरीदी, आपने सीबीआई खरीदी, आपने हाई कोर्ट या जो भी निचली कोर्ट्स हैं उनको खरीदा, उनके जजेस को खरीदा, और आप लग गए देश को गुमराह करने के लिए। आपकी यही स्ट्रैटेजी थी। और ये देश के लोगों का दुर्भाग्य कहूंगी या मैं कहूंगी बेवकूफ़ी है कि आपने एक ऐसे राजा को ये देश सौंप दिया है जिसने सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम की राजनीति करी है, जो आपसे राम मंदिर के नाम पर वोट मांगता है। आज तक इस देश का कोई प्राइम मिनिस्टर ऐसा नहीं हुआ जिसने मंदिर के नाम पर वोट मांगा हो या जिसने किसी रिलीजियस संस्थान के नाम पर वोट मांगा हो। एक इंसान मंदिर के नाम पर ना सिर्फ वोट मांगता है, वो मंदिर और मस्जिद के नाम पर दंगे करवाते हैं देश में। कहाँ चले जाते हैं मोदी जी जब देश में मॉब लिंचिंग्स होती हैं, काउ स्लॉटरिंग के नाम पर जय श्री राम के नारे लगते हैं और लोग, भीड़ आती है और किसी को मार के चली जाती है? क्यों मैं मोदी जी का एक भी ट्वीट नहीं सुनती तब? क्यों इस देश में जब रामनवमी पर वो जितने भी राम भक्त हैं वो अपने मंदिरों में ना होकर मस्जिदों के सामने जाकर अपना पावर का प्रदर्शन करते हैं, क्यों तब मैं एक भी ट्वीट मोदी जी का नहीं सुनती? किसी सेलिब्रिटी की शादी होती है तो उनका ट्वीट आपको दिखाई देगा। शिखर धवन का अंगूठा टूटता है तो आपको उनका ट्वीट सुनाई देगा। यूट्यूबर्स को अवार्ड देने वो पहुंच जाते हैं, लेकिन मणिपुर उनसे नहीं पहुंचा जाता। वो आज मणिपुर जल रहा है और ऑलमोस्ट जल चुका है, लेकिन ना तो मीडिया उसके बारे में दिखाती है और ना ही देश का कोई भी नेता, जो आधे से ज्यादा देश हमारा बीजेपी के हाथ में है, कौन सा नेता वहां पर गया है? आप मुझे बताइए, कौन से नेता ने आज तक मणिपुर के बारे में अपनी बात भी करी है या लद्दाख के बारे में बात करी है?
या फिर देश में जिस तरह का इस वक्त माहौल चल रहा है, जिस तरह से एक माइनॉरिटी को जिस तरह से देखा जा रहा है कि आपके नेता रैली में जाते हैं और वो वहाँ पर भगवान राम का सहारा लेकर वहाँ पर धनुष चलाते हैं मस्जिद के ऊपर, क्या ये है आपकी स्ट्रैटेजी? क्या ये है, इस तरह से चलाएंगे आप देश? देखिए, ये बात हमेशा हमें ये सिखाई जाती थी जब हम छोटे होते थे, तो हमारे माँ बाप हमें कहते थे पढ़ लिख लो वरना तुम्हें मंदिर के आगे ना कटोरा मांग के, ऐसे ही बोला जाता था कि आपको भीख मांगनी पड़ेगी। तो ये जो आपने एक अनपढ़ सीनेट को यहाँ पर खड़ा किया, जहाँ पर आधे से ज्यादा जो नेता है वो सारे के सारे शायद अनपढ़ ही हैं, जो आपके देश को बैकवर्ड लेके जा रहे हैं फॉरवर्ड की जगह, जो आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जो मुद्दे हैं, हमारे देश की जो इस वक्त मेन इम्पोर्टेंस जो देश रखता है वो रखता है मंदिर। वो चाहे अभी हमने राम मंदिर आपको देखो बना के दिया ना, तो ये हमारी अचीवमेंट है। हम पिछले 10-15 साल से उसमें लगे हुए थे और आपको हमने करके दिया। अब हमारा नेक्स्ट काम है ज्ञानवापी मस्जिद को तोड़ के बनाना। ये मुद्दे होते हैं। कभी आपने क्यों मोदी जी आज तक इतने सालों से वो प्राइम मिनिस्टर है, उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई? क्योंकि उनको जवाब देना ही नहीं आता है। उनको तो एक भाषण लिखना आता है एंड ही इज वेरी गुड एट इट। वो चिल्ला चिल्ला के भाषण देते हैं, लोगों से खुद बुलवाते हैं बोल बोल के कि बिजली आई कि नहीं आई, सिलेंडर मिला कि नहीं मिला। अरे यार, आप जो राशन फ्री का दे रहे हैं उसकी जगह अगर आप नौकरियां देंगी तो आपको राशन देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी किसी को। आप देश को कहाँ लेके जा रहे हैं? राशन देने की आपको जरूरत क्या है करोड़ों लोगों को? जब अरविंद केजरीवाल जी आम आदमी को बिना अपने गवर्नमेंट को नुकसान पहुंचाए फ्री बिजली, फ्री भी मैं कहूँगी कि वो 200 यूनिट तक का उन्होंने बोला कि यहाँ तक आपको, और 200 यूनिट कौन गर्मियों में कौन यूज़ करता है? गरीब आदमी। हम जैसे लोग तो, हमारे घर में अगर एसी है तो हमारा ज़्यादा जाता है तो हमारे बिल आते हैं, क्योंकि हमें इतना उसका वो नहीं पड़ता। लेकिन जो गरीब आदमी है, मेरे घर में जो हेल्प आती है 12 महीने उसका बिल नहीं आता है, उसको कितनी बड़ी राहत है। पानी का बिल नहीं आता है, उसको कितनी बड़ी राहत है। उसको दवाइयों के लिए या डॉक्टर्स के लिए खर्चे नहीं करने पड़ते, कितनी बड़ी राहत है। और ऐसे आदमी को, जिसकी सोच, जिसका आइडिया देश के एक जो आम लोग हैं, जो इस देश में अगर देखा जाए तो पूंजीपति या जो हायर क्लास लोग हैं वो थोड़े से हैं, मिडिल क्लास और गरीब तबका ज्यादा है। तो जिस इंसान ने गरीब और मिडिल क्लास के बारे में सोचा, आपने उसको जेल में बंद कर दिया। और जो इंसान पूंजीपतियों को लेकर बैठा हुआ है, जो इतने से लोग हैं, सिर्फ उनके बारे में सोच रहा है और उनके लिए ही अपनी सरकार चला रहा है, उनके लिए ही ये देश चला रहा है, उसको आपने गद्दी पे बिठा दिया। तो मैम, क्या ये जो नाराजगी है जनता की, ये लोकसभा में जनता वाकई इसका जवाब देने के लिए तैयार है? लोकसभा का आज फर्स्ट फेज का देखिए, मैं आपको वही बोल रही हूँ, मेरी अपील है लोगों से कि वोट करते हुए आपको ये नहीं देखना कि किसने मंदिर बनाया। मंदिरों की कमी इस देश में कभी भी नहीं थी। जितने भी रिलीजियस संस्थान है, मेरी पूरी आस्था है मंदिर में भी, मस्जिद में भी, गुरुद्वारे में भी और चर्च में भी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है हमारे देश का जो संविधान है, हमारे देश का संविधान हमें हर धर्म को रिस्पेक्ट करना सिखाता है, प्यार करना सिखाता है, आपस में एक साथ रहना, सद्भावना सिखाता है। अगर एक पार्टी आपको आके ये कहती है कि हिंदू खतरे में है, मेजॉरिटी होते हुए आपको कहती है, आपको ये बरगलाती है कि हिंदू खतरे में है और आपको अपने धर्म की रक्षा करनी है, तो मैं लोगों से ये कहूँगी कि क्या धर्म ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या देश? आपको ये सोचना है, आपको अपना धर्म बचाना है, आपको अपना देश बचाना है। मुझसे अगर आप पूछेंगे तो मैं सबसे पहले ये कहूँगी देश बचाना है, और धर्म कहीं नहीं जाता। भगवान आपको आसरा देते हैं। आप कौन होते हैं भगवान को आसरा देने वाले? और रही बात इस बात की कि 400 पार वाली बात जो वो बोल रहे हैं, तो ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं वो वन नेशन वन इलेक्शन का जो नारा लेकर आए थे, वो आपको इस देश को तानाशाही की तरफ लेकर जाना चाहते हैं। अगर इस बार बीजेपी जीत गई और वो इतनी सीटें ले आए, मैं आपको लिख के दे सकती हूँ, इस देश में उसके बाद इलेक्शंस नहीं होंगे। आप दूर क्यों जाते हैं? हमारे देश की जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो तो बीजेपी की हैं, उनके जो हस्बैंड हैं उन्होंने साफ बात ये बोली है कि वन नेशन वन इलेक्शन हो जाएगा, ये लास्ट इलेक्शंस होंगे इलेक्टोरल बॉन्ड के लिए। उन्होंने बोला कि ये इससे बड़ा कोई स्कैम आज तक नहीं हुआ। तो लोगों को समझ क्यों नहीं आ रहा है?
आप क्या सिर्फ जब मुझसे कोई आके ही पूछते हैं मोदी नहीं तो कौन, जी मैं उनसे ये बात पूछना चाहती हूँ, क्या एक सिर्फ एक नेता क्या होता है जो पूरा देश चला रहा होता है? पूरी की पूरी सीनेट होती है जो देश चलाते हैं, उसके अंदर इतने सारे मिनिस्टर्स होते हैं, एमपीज होते हैं, विधायक होते हैं, वो लोग सब चलाते हैं ना देश। तो एक फेस तो नहीं देश चला रहा, तो आप ये बातें मत बोलिए मोदी नहीं तो कौन। जी मैम, एक आखिरी सवाल होगा। बिल्कुल जहाँ पर रह रही हैं दिल्ली में, यहीं से मिला हुआ नोएडा है, जहाँ की गौतम बुद्ध नगर से एक सांसद है डॉक्टर महेश शर्मा। उन्होंने अभी 2 दिन पहले अपनी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि जो मोदी योगी का नहीं वो अपने बाप का नहीं। क्या इस तरह के नारे या इस तरह के बातें मंच पे कहना? भाई मैं आपको बोल रहा हूँ, ये लोगों को समझना पड़ेगा। हमको देखिए, हमारी इस तरह की अपब्रिंगिंग हुई है। मेरे घर में मुझे बचपन से मेरे पापा जो है वो पार्टीशन के बाद यहाँ पर आए थे। मेरा पूरा दाद का जो था वो सब पार्टीशन के बाद यहाँ पर आए थे, और उन्होंने वो मारकाट देखी हुई है। हम लोग हिंदू होते हुए, आप भी जानते हैं उस वक्त पार्टीशन के बाद हिंदुओं के साथ मुसलमानों ने किया था और मुसलमानों के साथ हिंदुओं ने किया था। बट उसके बावजूद मेरे फादर ने हमेशा हमको घर में एक बात सिखाई है, बेटा इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। और कोई धर्म किसी को नहीं सिखाता कि आपको किसी से नफरत करनी है या आपको किसी को मारना है, काटना है। इंसान अच्छा और बुरा होता है ना। कुरान में ऐसा लिखा है कि आप को मारना काटना है, ना ही हमारे शास्त्रों में ऐसा लिखा है। ये लोग हैं, ये जो ये धर्म के बहुत बड़े संरक्षक बनते हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने इस तरह की चीज़ें बनाई हैं और इस तरह का लोगों के अंदर इस तरह का अपनी दुकान चलाने के लिए लोगों के अंदर ये सब चीज़ें भरने की कोशिश की है। तो हमको तो कोई बरगला नहीं सकता आकर ये बात, हमें तो कोई भी नहीं आकर कह सकता कि मोदी बाप है और योगी बाप है। तुम्हारा बाप होगा, हमारा तो ना मोदी बाप है ना योगी बाप है। मेरे पिता है, वो कोई और नहीं हो सकता। और किसी भी नेता को बाप बताना या भगवान बताना आपकी मानसिकता दर्शाता है। आप अंधभक्ति में इतने विलीन हो चुके हैं कि आपको नज़र ही नहीं आ रहा है कि ये देश किधर जा रहा है। मैं अभी कुछ दिन पहले मेट्रो में सफ़र कर रही थी और 2 लोग आपस में बात कर रहे थे, और एक लड़का अपने दोस्त को समझा रहा था, तो उसने भी इसी तरह की बात बोली कि मोदी योगी मेरे बाप हैं ये वो। तो मैंने बस इस बात पर इसको बोल दिया, मैंने कहा भाई आप समझो वो क्या समझाने की कोशिश कर रहा है। आप मानेंगे नहीं, वहाँ मेट्रो में मेरे को चील कौवे की तरह खाने के लिए 4-5 लोग और आ गए। आपका देश बंद हो रहा है, जाग जाओ। और अगर आप अभी भी नहीं जागे तो उसके बाद ये देश में डेमोक्रेसी नाम की तो रहेगी, लेकिन वो चाइना की तरह हो जाएगी कि एक ही नेता हमेशा, एक ही पार्टी जीतती रहेगी, किसी और पार्टी को मौका नहीं मिलेगा दोबारा देश में चेंज लाने का। लोकसभा का चुनाव के लिए एक आखिरी अपील क्या करेंगी लोगों के लिए, क्योंकि आज फर्स्ट फेज़ का चुनाव हुआ है और 7th फेज़ में जो है कंप्लीट। देखिए, जब आपने मुझे आज इंटरव्यू के लिए कहा तो मेरे पास एक्चुअली टाइम नहीं था। मुझे और भी बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन उसके बाद यही देश बचाने का टाइम है। अगर आज हम देश नहीं बचा पाए इन चील कौवों से, ये जो गिद्ध की तरह हमारे देश को खाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये समझ लेना कि अंग्रेज़ों से तो देश बच गया था, लेकिन ये जो लोग हैं ना, जो धर्म के नाम पर लोगों को बांट रहे हैं, काट रहे हैं, अगर इस बार भी बीजेपी आई और उनको इतनी सीटें मिली तो ना सिर्फ तानाशाही होगी, इस देश में हर क्वेश्चन करने वाले को जेल होगी। जिस तरह से हमारे देश के नेता इस वक्त भुगत रहे हैं कि वो सच बोलते हैं और उनको जेल में डाल दिया जाता है। कुछ नेता है जो टूट जाते हैं और उन बेचारों को बीजेपी ज्वाइन करनी पड़ जाती है। जैसे राहुल गांधी जी ने कहा ये बात कि बहुत से नेता है जो मेरी मदर के पास आकर रोते हैं और वो ये कहते हैं कि मैं जेल नहीं जाना चाहता, इसलिए मुझे बीजेपी में शामिल होना पड़ रहा है। तो या तो ये होगा, या फिर एक ऐसा टाइम आने वाला है जब लोगों के घर में खाने को रोटी भी नहीं होगी और आप लोग एक्चुअली सड़कों पे आ जाएंगे। कुछ ना कुछ तो, जिस तरह से अदानी को सब कुछ बेचा जा रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि शायद मोदी जी के लिए दिल्ली इस वक्त इतनी इम्पोर्टेंट है, जो उन्होंने आम आदमी पार्टी को सबको अंदर डाला है, क्योंकि उनके लिए दिल्ली इतनी इम्पोर्टेंट है। आने वाले टाइम में दिल्ली को इतना महंगा बना दिया जाएगा कि मिडिल क्लास फैमिली वाले को यहाँ से पलायन करना ही पड़ेगा, वो यहाँ पर रह भी नहीं पाएंगे और ये पूरी दिल्ली भी अदानी को बेच के चले जाएंगे। कहा था ना उन्होंने कि मैं फकीर हूँ। जिस इंसान ने, वो तुम्हें क्या शिक्षा देगा जो खुद 35 साल भीख मांग के खाया है? वो तुम्हें शिक्षा देगा? वो इस देश को आगे बढ़ाएगा?
जो खुद तुम्हें प्रेरित करता है भीख मांगने के लिए, वो तुम्हें भी हाथ में कटोरा देगा और तुम भी बैठोगे राम मंदिर के बाहर कटोरा लेकर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ ऋचा शर्मा थी, तमाम सवालों के बेबाकी जवाब दिए। इनका कहना है कि इस बार जनता संभल जाए, धर्म को छोड़कर देश के लिए वोट करे और सही चुने। अगर आपने सही नहीं चुना तो शायद ये वोट डालने का भी अधिकार छीन लिया जाएगा, हक बोलने पर जेल जाना होगा। आप इनकी वीडियो से कितना सहमत हैं, इनकी बातों से अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। देखते रहिए टाइम्स एक्सप्रेस।